हेलो एवरीवन। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का पेपर 2024 में आया था, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? तो ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है चंपारण आंदोलन, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि अली बंधुओं ने चलाया था। महात्मा गांधी ने जो है खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता की थी, तो ये अली बंधुओं ने। शौकत अली और एक कोई और नाम है जिस फिलहाल इनको अली बंधु कहते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो क्या हुआ था? क्या परिणाम हुआ था राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन का उदय, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी का एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी है निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो क्या हुआ था 1789 में? तो सभी जानते हैं 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ये एक पुस्तक का नाम है जो कि ऑप्शन नंबर ए है ईवी रामास्वामी, ऑप्शन नंबर बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, और ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी गुलामगिरी, जो कि ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। अगला आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? तो 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। तो अति उत्पादन से तो ऐसी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी है बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी है प्रमुख बैंकों का धराशायी हो जाना। तो यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, प्रमुख बैंकों का धराशायी हो जाना, क्योंकि बहुत सारी जो बैंकें थी वो एकदम से गिर गई थी, इसलिए। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो अल्पसंख्यक कौन सा समूह है? श्रीलंका में कौन सा अल्पसंख्यक समूह है? तो श्रीलंका में सबसे अल्पसंख्यक कौन है? तो देखिए तमिल जो है इनकी संख्या 13% है, ईसाइयों की संख्या 7% है, सिंघलियों की संख्या जो कि सबसे अधिक है 74% है, और मुस्लिमों की संख्या इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ईसाइयों की संख्या जो है 7% है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है भारत में संघीय व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है संविधान लचीला है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आते हैं देखते हैं। तो इसमें होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का जो है पावर जो है सेंट्रलाइज नहीं है, पावर बटी हुई है ना। कोई भी हो, चाहे जितना भी बड़े उच्च पद पर हो, वो अपनी जो है शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं है, यानी कि शक्ति को जो है बांट के रखा गया है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 पे निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए दिल्ली, क्योंकि यही केंद्र शासित प्रदेश है और ये संघीय राज्य नहीं है। आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? तो राजनीतिक दलों के लिए सबसे आवश्यक शर्त किस में होनी चाहिए? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में अगर राजनीतिक दल ही नहीं होंगे, बहुदलीय प्रणाली ही नहीं होगी, तो लोकतंत्र जो है सफल नहीं होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे।
निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ये नहीं है और है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इनको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आते हैं तो कह रहा लोकतंत्र का से संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जनमत, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायी शासन, ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन। तो लोकतंत्र से संबंध नहीं है, इसमें बहुसंख्यकों का शासन जो है ये नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यक जाहिर सी बात है, अगर जहाँ बहुसंख्यक है मतलब जहाँ जिसकी आबादी ज़्यादा है वही शासन करेगा, ऐसा तो नहीं होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में वही होता है जो चुन के जाता है, जो जनप्रतिनिधि हमारा होता है वही शासन करता है। तो लोकतंत्र की विशेषता यही नहीं है, बहुसंख्यकों का शासन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? धात्विक मतलब जिसमें से धातु निकलती हो, धातु का निष्कर्षण किया जा सके। तो कोयले से क्या कोई धातु निकलती नहीं निकलती है। आते हैं ऑप्शन नंबर बी अभ्रक से देख सकते हैं। पर आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, क्या है? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? लौह अयस्क। तो लोहा ही हमारा जो है क्या है? एक तरह की धातु है, अभ्रक भी धातु नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हमारे 12 पे। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो कपास की मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो कौन सी मिट्टी है? वो काली मिट्टी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना चाहिए। एल्युमिनियम का अयस्क है जो कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अब आते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्रक कहते हैं, क्योंकि ये सेवाएं ही लोगों को सेवाएं देने का ये क्षेत्र काम करता है, सेवाएं उपलब्ध कराता है। अब आते हैं सेवा क्षेत्र मतलब जिसमें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, नर्स हो गया, शिक्षक हो गए, ये सभी क्या है? ये आते हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के बीच में विभाजन का आधार है। तो प्राथमिक और निजी क्षेत्रकों के बीच में विभाजन का आधार क्या है? उद्यमों का स्वामित्व, है ना? निजी क्षेत्र है या सार्वजनिक क्षेत्र है, तो इससे आता है। आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे, कह रहा है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आ भी सकता है दोबारा से। आते हैं प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत पोषणीय विकास यानी कि संधारणीय विकास से, जो हमारे SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG, है ना? तो इन्हीं से ये रिलेटेड है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे, कह रहा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था या कब बना था? तो ये बना था 24 दिसंबर 1986 को। कब बना था? 24 दिसंबर 1986 को। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे, निम्नलिखित में से बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1970 में मानी जाती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन का मतलब होता है जो जीवन से संबंधित है, अर्थात जो लिविंग है। तो ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर डी है चट्टाने। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? मछली पालन, जो कि यही हमारे जीवित प्राणी हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? जैव संसाधन के रूप में मत्स्य पालन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो किसका है? श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक जो है सर्वोच्च है ना? अब आते हैं हम लोग अपना आगे का प्रश्न पत्र देख लेते हैं। ये देखिए खंड बा में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन कीजिए। और भी अन्य सारे प्रश्न हैं, लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न हैं, मिट्टियों से संबंधित भारत के प्रश्न हैं। और आगे है प्रश्न नंबर 27 में चावल की खेती के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, उनके बारे में प्रश्न है। तीन प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के बारे में भी लिखना है। फिर अभ्रक के बारे में है, संगठित असंगठित क्षेत्र के बारे में है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। फिर आते हैं मैप में बहुत ईजी दिया गया है। 1920 में दिसंबर 1920 में कहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था, है ना? तो ये सारे बहुत ही पॉपुलर प्रश्न हैं। फिर कह रहा है जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। फिर कह रहा है चौरी चौरा घटना हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? तो गोरखपुर में हुई थी। महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो चंपारण में किसान सत्याग्रह चलाया था। उसके अलावा ये कांग्रेस का अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था? तो ये
कोलकाता और 1920 में नागपुर दोनों भी आते हैं। तो फिलहाल ये कोलकाता में हुआ था। 1920 का सितंबर वाला ये कोलकाता में हुआ था। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो कहाँ इन्होंने नमक कानून तोड़ा था? साबरमती में जो है इन्होंने साबरमती दांडी नमक स्थान पर जो है नमक बना करके जो है गुजरात में इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। आगे देख लेते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी होता है। ये देखिए, ये है सिर्फ दृष्टिबाधितों के लिए है, ये आगे दृष्टिबाधितों के लिए, और फिर इसका इंग्लिश वर्जन भी रहता है। ये देखिए, इंग्लिश वर्जन भी है, और इसमें भी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से रहते हैं वो इंग्लिश से भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न। लास्ट में मैप है। देखिए, मैप भरने के लिए आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।